नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के ठीक 10 बजे थे। अमित, रोहित और मनीष तीनों अपनी बाइक पर शिवपुर से बाहर अपने पुराने अड्डे पर दारू पीने निकले थे। चारों तरफ घना सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और चांदनी रात ने उस अंधेरी रात को और भी खूबसूरत बना रखा था। अड्डे पर पहुंचते ही अमित ने मनीष से छेड़ते हुए पूछा, भाई तूने बताया नहीं, तेरी होने वाली दुल्हन कैसी दिखती है? रोहित हंस पड़ा, अरे तुझे नहीं पता, काली है भाई, और हमारे मनीष को तो गोरी लड़कियां ही पसंद है। मनीष तमतमा गया, बोला, अगर मजाक उड़ाना है तो खुद ही पी लो, मैं चला। अमित ने जल्दी से उसे रोका, अरे माफ कर दे भाई, मजाक कर रहे थे बस, बैठना। मनीष गुस्से में बैठ तो गया, लेकिन उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि बात दिल तक लग चुकी थी। रोहित ने पैक बनाए और तीनों ने पहला घूंट लिया ही था कि अचानक अमित कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा और फिर बोला, सुन, कुछ आवाज आ रही है। सब चुप हो गए। फिर मनीष बोला, भाई ये तो किसी पायल की छन छन लगाई है। और सभी ने दिल पर हाथ रखकर एक साथ बोला, कितनी मधुर है ना। अमित मुस्कुराया, भाई आज तो शराब के साथ शबाब भी हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब तीनों का मूड बदल चुका था। मनीष भी बहकने लगा, सच में भाई इतनी चांदनी रात में अगर कोई मिल जाए क्या बात होगी। लेकिन तभी रोहित का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को पता भी है वो आवाज कहां से आ रही है? उस उजड़े हुए बंगले के पास से। अमित जोर से हंस पड़ा, तो इसलिए तेरी भट्टी पड़ी है? शिवपुर वालों की बकवास बातों पर यकीन करता है। मगर पायल की आवाज अब और तेज सुनाई देने लगी, छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे हमारे पास ही आ रहा हो। मनीष थोड़ा लड़खड़ाता हुआ बोला, इतनी रात को कौन घूम रही है भाई? अमित खड़ा हो गया, चलो देखते हैं। रोहित ने रोका, पागल हो गए हो क्या? पता भी है वहां कौन है? मनीष ने हंसते हुए कहा, भाई तू सारा नशा खराब मत कर, चलना है तो चल वरना पीछे रह। रोहित डरते डरते हमारे पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद रोहित बोला, रुको भाई, मुझे जोर की आई है, पहले हल्का हो लेता हूं। मनीष पेट पकड़कर हंसने लगा, अभी इसे डर के मारी निकल गई इसकी तो। रोहित झाड़ियों की तरफ गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। अब हमने पगडंडी वाला रास्ता पकड़ लिया जो सीधे उस उजड़े हुए बंगले की तरफ जाता था। जैसे ही बंगला सामने आया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। एक टूटी खिड़की अचानक हिलने लगी। तभी मुझे ऊपर बालकनी में एक परछाई दिखी और अगले ही पल गायब। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, जानता था सब डर कर वापस भाग जाएंगे। रोहित फुसफुसाया, अमित भाई कुछ नोटिस किया? पायल की आवाज अब बंद हो गई है। मैंने धीरे से कहा, हां यार, अब सिर्फ हमारे कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही है, बहुत तेज, जैसे कानों के अंदर पड़ रही हो। मनीष नशे में झूमते हुए जोर से बोला, पायल वाली अप्सरा, कहां हो तुम? मैंने उसका मुंह दबाया, चुप बे, क्या बक रहा है? हम तीनों जैसे जैसे बंगले के करीब पहुंचे, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। हम बंगले के अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवार की परत उखड़ी हुई थी, जिसमें से कुछ ईंट बाहर की ओर झांक रही थीं और दीवार पर कुछ सूखी बेलें लटक रही थीं। कोने में एक कुर्सी थी जिसका एक पाया गायब था और बाकी में मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। और भी गुमनाम चीजें थी कमरे में, जिनसे किसी अधूरी कहानी की बदबू आ रही थी। और तभी एक आवाज ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा, आइए ना, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूं। हम सब सन्न रह गए। रोहित अब पीछे पीछे चल रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा था। अमित ने धीरे से कहा, अब वापस जाना चाहिए क्या? मनीष अड़ा रहा, अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। हमने अंदर पहुंचकर टॉर्च जलाई। पुरानी ईंटों और सड़ती हुई लकड़ियों की बदबू हवा में घुली हुई थी। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, वहां का नजारा ऐसा था जैसे हम किसी पुरानी ऐतिहासिक जगह में आ गए हों। दीवार पर उखड़ी हुई नक्काशी थी जो किसी कहानी को बयां कर रही थी। आसपास बिखरे सामान, टूटा हुआ लैंप और बीच में एक बड़ा सा झूला जो आगे पीछे कर रहा था। पर उस झूले में एक छाया दिखी, शायद ये उसी औरत की है।
रोहित बोला। मनीष भाई, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? तभी आवाज आई, तुमने कोई गलती नहीं की, और झूला रुक गया।
ये उसी के साथी हैं। हमने रोहित को सड़क के किनारे तक किसी तरह घसीटा और वहां खड़ी अपनी बाइक तक पहुंचते ही रोहित ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और बोला, वो मेरे अंदर है। हमने जैसे तैसे रोहित को बाइक पर बिठाया। वो अब भी बेसुध था, लेकिन आंखें खुली थीं, खाली, सफेद, और उनमें अजीब सी चमक थी। मनीष बाइक चला रहा था, मैं बीच में था और रोहित पीछे बैठा था। रात गहरी थी, जंगल खत्म हो चुका था, लेकिन हमारे दिलों में उस औरत का साया अब भी मंडरा रही थी। हमारी बाइक तेजी से भाग रही थी, जैसे मौत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी पीछे से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीट पर उंगलियां मार रहा हो। मैंने पलट कर देखा, रोहित के पीछे कोई बैठा था। साफ साफ दिख रही थी, सफेद साड़ी, गंदे उलझे बाल और आंखें थी ही नहीं उसके पास। वो वहीं थी हमारे साथ। मैंने चिल्लाकर कहा, मनीष बाइक रोको, पीछे कोई बैठा है। मनीष ने पीछे देखा, उसकी आंखें फट गईं, लेकिन ब्रेक लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस जोर से कहा, अमित, अगर ब्रेक लगाए तो मरेंगे, भागते रहो। हम दोनों चुप थे, सांसें जैसे रुक गई थीं। वो औरत अब धीरे धीरे आगे झुक रही थी। उसका चेहरा अब मेरी गर्दन के पास था और फिर एक ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकराई। तुम्हें बचने नहीं दूंगी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक रोहित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर अब, बस। उसकी आवाज बदली हुई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। औरत ने झटके से उसकी ओर देखा और फिर अचानक एक तेज चीख और वो गायब। बाइक लड़खड़ाई। मनीष ने किसी तरह संतुलन बनाया। हमने फौरन शहर की ओर जाने वाला मोड़ लिया। करीब 1 घंटे बाद जब हम घर पहुंचे, रोहित अब भी चुप था, लेकिन उसके माथे पर एक अजीब निशान उभर आया था, 3 उंगलियों के निशान। घर लौटने के बाद हम तीनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। रोहित अब भी शांत था, पर उसकी आंखें जैसे कोई और देख रहा हो अंदर से। मनीष ने धीरे से कहा, अमित, ये रोहित वैसा नहीं लग रहा जैसा पहले था। मैंने भी महसूस किया, वो ज्यादा शांत था, ज्यादा ठंडा, और उसकी आवाज में कोई और ही गूंज रही थी। अगली रात हम सब एक कमरे में थे। नींद सबकी उड़ चुकी थी। रोहित बीच में लेटा था। हम दोनों उसकी निगरानी कर रहे थे। तभी आधी रात के करीब रोहित ने आंखें खोली और फिर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं वापस आ गई हूँ। वो वही औरत थी, रोहित की आवाज में बोल रही थी। उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी गर्दन दाएं बाएं तेजी से घूमने लगी। फिर उसने हमें घूर कर देखा और बोला, अब एक एक कर सबको ले जाऊंगी। रोहित अब मेरा है, हमेशा के लिए। मनीष ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने भागकर बाहर से नीम की लकड़ी लाकर उस पर रखा, लेकिन रोहित हंस रहा था, जैसे हमारी हर कोशिश बेकार थी। और तभी रोहित बेहोश हो गया। सुबह तक हम उसके पास बैठे रहे। अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया, वो आत्मा अब शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन अब वो इस घर में है जो उस जंगल से भाग आया। वो उसे घर तक खींच लाया। उस दिन के बाद से रोहित फिर कभी वैसा नहीं हुआ। वो अब बोलता नहीं है, बस एक तक देखता रहता है। हर रात 2 बजे वो दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और कोई अंदर आता है। हमने उस रात जान बचा ली, लेकिन शायद आत्मा अब हमारे साथ ही रह गई है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ठंडी रात थी। आग के अलाव के चारों ओर हम सब बैठे थे। मैं, मेरा नाती सुरेश और मोहल्ले के कुछ लड़के। सुरेश बोला, नाना, ये जंगल वाला किस्सा सुना दो ना, जिसमें आपने कहा था कोई बाघ था। मैंने चुपचाप लकड़ी में छड़ी मारते हुए कहा, सुना दूंगा, लेकिन सुनोगे तो डरना मत और बीच में ही छोड़कर जाना भी मत, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो झूठ नहीं है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। सुरेश मुस्कुराया, अरे नाना, अब मैं बच्चा थोड़ी हूं। मैंने सांस भरी और कहने लगा, बात पुरानी है बेटा, कोई 35-40 साल पहले की। तब मैं हट्टा कट्टा था, रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। हमारा शिवपुर है दूसरी ओर, और उसके पीछे जो जंगल है ना, उसका नाम लोग अब नहीं लेते। सब कहते हैं वो जंगल अब सांपों और जिन्नों का इलाका है, लेकिन तब हम लोग बेफिक्र थे। हम 4 दोस्त थे, मैं, सुरेश, रमेश और अरुण। रोज सुबह निकलते, दोपहर में लौट आते थे। पर एक दिन, वो दिन जिंदगी भर के लिए मेरे जिस्म में डर बो गया। उस दिन हम देर से निकले थे। सुरेश की तबीयत कुछ ढीली थी, लेकिन फिर भी उसने बोला, विक्रम, आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, बेटी की शादी का खर्चा है। हम जंगल में और अंदर गए। जितनी लकड़ियां कटती रहीं, हम काटते रहे। दिन ढल रहा था। सूरज पेड़ों के पीछे जा चुका था और जंगल का रंग जैसे काला होने लगा था। तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर देखा पीछे झाड़ियों में कुछ हिला था। सुरेश, मैंने धीरे से पुकारा। हाँ बोल, पर आवाज पीछे से नहीं, मेरे बराबर से आए, पर पीछे तो कोई था ही नहीं। मैंने सोचा शायद वहम हुआ है। फिर रमेश बोला, अरे सुरेश कहाँ है? हम तीनों चारों तरफ देखने लगे। सुरेश कहीं नहीं। हमने उसे आवाज लगाई, सुरेश। आवाज जैसे पेड़ों में गुम हो गई। कोई जवाब नहीं आया।
तभी लल्लाई बोला, कसम से मुझे ऐसा लगा किसी ने अभी अभी मेरी नकल की। मेरी ही आवाज में बोला, मैं यही हूं। अब हम सब कांपने लगे थे और अचानक सामने झाड़ियों से कोई निकला। हम चिल्लाए, सुरेश! लेकिन जो निकला वो सुरेश जैसा दिखता था, बस उसकी आंखें लाल थीं और पैर उल्टे। हम समझ नहीं पाए कि क्या करें। हम वहां से भागे और किसी तरह जान बचाई, लेकिन वो जो आया था वो इंसान नहीं था, वो बाघ था। अब तू सोच रहा होगा, सुरेश बाघ था तो खा क्यों नहीं गया? क्योंकि वो पेट के लिए नहीं, रूह के लिए आता है। वो हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है और फिर एक दिन हम बन जाता है वो, और हमारा असली जिस्म कहीं पेड़ से उल्टा लटकता मिलता है। तू हंस रहा है ना? ठीक है बेटा, तू आज रात मत सोना। और हां, अगर तेरे कानों में तेरी ही आवाज में कोई तुझे पुकारे तो मत पलटना, क्योंकि बाघ जंगल में आज भी है। उस रात के बाद हम तीनों, मैं, रमेश और अरुण, बस यही सोचते रह गए कि जो हमने देखा वो सच था या वहम। अगले दिन शिवपुर में हलचल मच गई। सुरेश के घर वालों ने कहा वो रात को घर आया था, चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, फिर बाहर निकल गया और अब वापस नहीं लौटा। मैं और रमेश सुनकर कांप गए। अरुण तो बोला, अरे अगर वो घर आया था तो फिर वो जंगल में कौन था? और अगर जंगल में था तो शिवपुर में कौन गया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस जमीन की तरफ देखता रहा। फिर 2 दिन बाद शिवपुर के तालाब के पास एक लकड़ी काटने वाला सुरेश की लाश लेकर आया। लाश क्या थी? सड़ी गली हुई शरीर थी जिसका चेहरा पहचान में नहीं आता था, लेकिन कपड़े सुरेश के थे। शिवपुर के बुजुर्गों ने देखा और बोले, ये बाघ का काम है, ये शरीर असली सुरेश का है, और जो 2 दिन से घूम रहा था वो बाघ का बनाया हुआ उसका छाया रूप है। शिवपुर में पहली बार मुझे उस शब्द से डर लगने लगा। कुछ दिनों तक सब खामोश रहे, लेकिन फिर अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बोलता था हर रात कोई मेरे खाट के पास खड़ा रहता है, मेरी आवाज में मुझसे बातें करता है, लेकिन मुंह नहीं दिखाता। विक्रम, तू ही बचा है। मैंने पलटा तो कोई नहीं, फिर देखा मेरी ही शक्ल का एक आदमी सामने खड़ा था, ठीक मेरी ऊंचाई, मेरे जैसे कपड़े और आवाज भी मेरी जैसी। पर जब उसने मुस्कुराया तो उसके दांत छोटे छोटे पर गिनती में ज्यादा थे। एक इंसान के मुंह में इतने दांत नहीं हो सकते। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तू ही हूं, जो डर गया था, जो भाग गया था, जो अपने दोस्तों को छोड़ गया था। मैं बोला, तू बाघ है ना? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस गहराई थी, काली, बिना किनारे की। फिर बोला, अब तू भी मुझे चाहिए, तेरा चेहरा, तेरी यादें, सब कुछ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, आजा, अगर तू मेरी परछाई भी है ना तो मैं उसे भी काट दूंगा। और तभी उसने हवा में हाथ हिलाया और मेरी परछाई जमीन से उठ गई। हाँ, मेरी ही परछाई जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी हो गई और उस परछाई ने मुझ पर झपट्टा मारा। अब तू पूछेगा, सुरेश फिर मैं बचा कैसे? अरे बेटा, उसकी जान उसके अंदर नहीं थी, वो तो एक थैला था जो उसकी कमर से लटका था। पुराने शिवपुर के एक बाबा ने बताया था, बाघ की रूह उस थैले में बंधी होती है और अगर तू उस थैले को काट दे तो बाघ चीखकर जल जाता है। मैंने जैसे तैसे लड़ते हुए उस थैले पर कुल्हाड़ी मारी और बाघ की चीख ऐसी थी जैसे सैकड़ों बच्चों की रुलाई एक साथ हो। अब तू सोच रहा होगा सब खत्म हो गया। नहीं बेटा, बाघ एक बार में नहीं मरता, अगर उसकी रूह बच जाए तो वो किसी और को पकड़ लेता है। अब चल, अलाव ठंडा हो रहा है, बाकी की बात अगली रात बताऊंगा। मैंने जंगल में वो थैला काट दिया था। बाघ चीखता रहा और फिर सब कुछ चुप हो गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने कुल्हाड़ी घसीटते हुए वापस शिवपुर लौटा, लेकिन जैसे ही मैं शिवपुर के बाहर पहुंचा कुछ अजीब लगा। शिवपुर तो वही था, पर हवा ठंडी नहीं, बोझिल सी थी। लोग दिख तो रहे थे पर उनकी आंखें सूनी थीं, जैसे किसी गहरे डर में हों। सबसे पहले मैं रमेश के घर गया। रमेश मेरी तरफ देखा और बोला, कौन है तू? मैं हंसा, अभी मैं विक्रम, तू मुझे नहीं पहचानता? वो बोला, विक्रम तो 3 दिन पहले मर गया, हम उसकी चिता भी जला चुके हैं। मेरे हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। मैंने सोचा चलो पंडित काका से मिलता हूं। वो शिवपुर के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी थे। वो मुझे देखते ही बोले, तू तो बाघ है। मैं चौंका, क्या? उन्होंने कहा, विक्रम का शरीर तो मिला था हमें, लेकिन तेरा चरा बचा रह गया था, इसलिए शक था कि बाघ उसे पूरी तरह अपना बना चुका है। अब तू बोल, क्या तू वही है? मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा,
काका, मैं वही विक्रम हूं। मैं ही था जिसने जंगल में बाघ को मारा। पंडित काका बोले, तू अगर असली है तो एक बात बता, बाघ किस चीज से डरता है? मैंने कहा, फटे हुए जाल से और अपने रूह वाले थैले से। काका बोले, तब तू असली है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, डर अभी बाकी है। मैंने पूछा, क्यों? मैंने तो बाघ को मार डाला। काका बोले, बाघ की रूह जहां जलती है वहां कुछ ना कुछ छूट जाती है, और हम सबको लगता है कि वो इस बार किसी इंसान में समा गई है। शक है रमेश पर। मैं सन्न रह गया। अब शिवपुर में बाघ नहीं, बाघ की परछाई थी। वो किसी के अंदर समा चुका था और धीरे धीरे सबको अपना बना रहा था, और मुझे अब अपने ही शिवपुर से लड़ना था। अब तू पूछेगा, सुरेश, तू कैसे जान पाता था कि कौन बाघ बना हुआ है? अरे बेटा, इंसान सब कुछ झूठ बोल सकता है, पर उसकी परछाई नहीं, और मैं अब परछाई पढ़ना सीख गया था। शिवपुर में अजीब सी खामोशी थी। लोग बोलते थे सब ठीक है, पर उनके चेहरे पर हंसी नहीं थी, और रात में कुछ घरों से मछलियों की बदबू आती थी। मैं जान गया था, भाग गया नहीं है, वो कहीं छुपा है, किसी इंसान में। एक दिन जब मैं सुबह तालाब के पास गया तो देखा एक छोटा बच्चा, छोटू, जो हर रोज मुझे राम राम कहता था, वो बैठा था, मछलियां मार रहा था, पर उसके पास कोई जाल नहीं था। मैंने धीरे से देखा, उसकी परछाई उसी तरफ थी जहां सूरज था, मतलब वो परछाई असली नहीं थी। मैं कांप गया। मैंने पूछा, छोटू क्या कर रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, उसी दांतों वाली मुस्कान से जो मैंने जंगल में देखी थी। विक्रम काका, तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन अब तुम अकेले हो। मैंने कुल्हाड़ी उठाई। वो बोला, मारोगे मुझे? तो सुन लो, अगर मुझे मारा तो ये बच्चा भी मर जाएगा, और अगर छोड़ा तो मैं धीरे धीरे पूरे शिवपुर को निगल जाऊंगा। मैं ठिठक गया। मेरे सामने एक मासूम बच्चा था, जिसकी आंखों में डर नहीं, एक चालाक बुढ़ापे की चमक थी। पंडित काका आए, बोले, विक्रम, ये तुम्हारा फैसला है, एक इंसान की जान या पूरे शिवपुर की। मैंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, फिर कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। मैंने कहा, तू जीत गया बाघ, लेकिन मैं तुझे इंसान का लहू नहीं दूंगा। और फिर मैंने वही पुराना जाल निकाला जो फटा हुआ था, उसे उस बच्चे के ऊपर फेंका। बाघ चीखा और देखते ही देखते जलने लगा। बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब उठा उसकी आंखों में फिर से मासूमियत लौट आई थी। बाघ गया नहीं था, पर हार गया था। अब तू पूछेगा, सुरेश, बाघ फिर लौटेगा क्या? मैं कहता हूं, हाँ, शायद किसी और शक्ल में, किसी और नाम से, पर जब तक सच बोलने वाले लोग जिंदा हैं, बाघ सिर्फ कहानियों में रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। तुम सब तालाब की तरफ जाने की बात कर रहे हो ना बेटा? अच्छा नहीं कर रहे? वो जो पुराना तालाब है ना, जहां कोई जाता नहीं, वो जगह एक जमाने में हमारी रोजी रोटी थी। मैं, भीम और महेश, हम तीनों वही मछली पकड़ा करते थे। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई कि मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब भी सपने में उस रात की हलचल सुनाई देती है। ठंडी हवा, पानी का सनसना उठता डर, और कोई अजनबी साया। ये बात कई बरस पुरानी है। वो दिन गर्मियों के थे और तालाब सूखा सूखा लग रहा था। लेकिन हम मल्ला लोग कभी मौसम नहीं देखते। पेट की आग जब जलती है तो डर कैसा बेटा? शिवपुर के बूढ़े तो कहते थे, अरे भान, उस तालाब में अब कुछ बसा हुआ है, वहां रात को मत जाना। पर भूख और जरूरत डर से बड़ी होती है बेटा। तो एक रात मैं, भीम और महेश, हम तीनों निकले। छोटा लालटेन, 2 कांटे और पुराना जाल, बस यही साथ था हमारे। जब पहुंचे तो तालाब की चुप्पी अजीब लगी। न झिंगुरों की आवाज, न मेंढक की टर, बस जैसे तालाब खुद हमें देख रहा हो। मैंने तो हंसी में उड़ा दिया, अरे भैया, पानी भी डर गया हमसे, अब देखो मछली कैसे दौड़ेगी। किशोर हंसा, महेश ने जाल फेंका और हम अपने काम में लग गए। करीब 1 घंटा बीता होगा, तभी झाड़ियों के उस पार से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। महेश बोला, शायद कोई और मछुआरा हो। मैंने लालटेन ऊंचा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अजीब चीजें होने लगी। किशोर का कांटा अचानक पानी में खिंच गया, जोर से। उसने खींचा तो खाली निकला। कांटा मुड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो। कोई बड़ी मछली रही होगी, महेश बोला, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। कुछ तो था वहां जो मछलियों से ज्यादा चालाक था। फिर अचानक पीछे से पानी की हल्की छींट आई, जैसे किसी ने चुपके से डुबकी लगाई हो। भीकम मुड़ा, बोला, मैं देख के आता हूं, और वो तालाब के अंदर उतर गया। हमने इंतजार किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। किशोर, मैंने जोर से पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। और फिर देखा, किशोर वापस आ गया था। कहां चला गया था तू? महेश बोला। वो बस मुस्कुराया। उसकी हंसी कुछ अलग थी, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी और की। मैंने पूछा, ठीक तो है ना? उसने बस धीरे से कहा, अब सब ठीक हो गया है, अब कोई डर नहीं। मैंने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भीम नहीं था,
वो कोई और था, कोई जो बस उसका रूप ले आया था। उस रात जब किशोर लौट के आया तो कुछ अजीब था उसमें। पहले तो लगा कि गुस्से में है या थका हुआ है, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा ना तो एक सहरन सी दौड़ गई पीठ में। उसकी आंखें एकदम सूनी, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं था। मैंने पूछा, कहां चला गया था बे? हम तो डर ही गए थे। विक्रम, तू ही बचा है। मैंने पलटा तो कोई नहीं, फिर देखा मेरी ही शक्ल का एक आदमी सामने खड़ा था, ठीक मेरी ऊंचाई, मेरे जैसे कपड़े और आवाज भी मेरी जैसी। पर जब उसने मुस्कुराया तो उसके दांत छोटे छोटे पर गिनती में ज्यादा थे। एक इंसान के मुंह में इतने दांत नहीं हो सकते। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तू ही हूं जो डर गया था, जो भाग गया था, जो अपने दोस्तों को छोड़ गया था। मैं बोला, तू बाघ है ना? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस गहराई थी, काली, बिना किनारे की। फिर बोला, अब तू भी मुझे चाहिए, तेरा चेहरा, तेरी यादें, सब कुछ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, आजा, अगर तू मेरी परछाई भी है ना तो मैं उसे भी काट दूंगा। और तभी उसने हवा में हाथ हिलाया और मेरी परछाई जमीन से उठ गई। हाँ, मेरी ही परछाई जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी हो गई और उस परछाई ने मुझ पर झपट्टा मारा। अब तू पूछेगा, सुरेश फिर मैं बचा कैसे? अरे बेटा, उसकी जान उसके अंदर नहीं थी, वो तो एक थैला था जो उसकी कमर से लटका था। पुराने शिवपुर के एक बाबा ने बताया था, बाघ की रूह उस थैले में बंधी होती है और अगर तू उस थैले को काट दे तो बाघ चीखकर जल जाता है। मैंने जैसे तैसे लड़ते हुए उस थैले पर कुल्हाड़ी मारी और बाघ की चीख ऐसी थी जैसे सैकड़ों बच्चों की रुलाई एक साथ हो। अब तू सोच रहा होगा सब खत्म हो गया। नहीं बेटा, बाघ एक बार में नहीं मरता। अगर उसकी रूह बच जाए तो वो किसी और को पकड़ लेता है। अब चल, अलाव ठंडा हो रहा है, बाकी की बात अगली रात बताऊंगा। मैंने जंगल में वो थैला काट दिया था। बाघ चीखता रहा और फिर सब कुछ चुप हो गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने कुल्हाड़ी घसीटते हुए वापस शिवपुर लौटा, लेकिन जैसे ही मैं शिवपुर के बाहर पहुंचा कुछ अजीब लगा। शिवपुर तो वही था, पर हवा ठंडी नहीं, बोझिल सी थी। लोग दिख तो रहे थे पर उनकी आंखें सूनी थीं, जैसे किसी गहरे डर में हों। सबसे पहले मैं रमेश के घर गया। रमेश मेरी तरफ देखा और बोला, कौन है तू? मैं हंसा, अभी मैं विक्रम, तू मुझे नहीं पहचानता? वो बोला, विक्रम तो 3 दिन पहले मर गया, हम उसकी चिता भी जला चुके हैं। मेरे हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। मैंने सोचा, चलो पंडित काका से मिलता हूं। वो शिवपुर के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी थे। वो मुझे देखते ही बोले, तू तो बाघ है। मैं चौंका, क्या? उन्होंने कहा, विक्रम का शरीर तो मिला था हमें, लेकिन तेरा चरा बचा रह गया था, इसलिए शक था कि बाघ उसे पूरी तरह अपना बना चुका है। अब तू बोल, क्या तू वही है? मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, काका, मैं वही विक्रम हूं। मैं ही था जिसने जंगल में बाघ को मारा। पंडित काका बोले, तू अगर असली है तो एक बात बता, बाघ किस चीज से डरता है? मैंने कहा, फटे हुए जाल से और अपने रूह वाले थैले से। काका बोले, तब तू असली है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, डर अभी बाकी है। वो बोला, नीचे खींच लिया था किसी ने, लेकिन अब सब ठीक है। उसकी आवाज में भी कुछ अलग था, जैसे कोई रट रहा हो, बोल नहीं रहा। महेश तो वैसे ही सीधा सपाट था। बोला, चलो मछली पकड़ो यार, टाइम बर्बाद हो गया बहुत। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। थकान भी थी और उस सन्नाटे में आदमी जल्दी बहक जाता है। हमने फिर से जाल फेंका। किशोर हमारे साथ बैठ गया, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था, बस पानी को देखता रहा बिना पलक झपकाए। अचानक तालाब के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो या फिर रोते रोते हंस रहा हो। मैंने किशोर के कांधे पर हाथ रखा, बोला, सुना तूने? उसने मेरी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। उसकी वो मुस्कान आज तक नहीं भूली मुझे। कहीं पढ़ा था बचपन में, जब इंसान हंसते हुए डरा दे तो समझो वो इंसान नहीं रहा। रात और गहराती जा रही थी। मैंने कहा, अब चले वापस, कुछ मिला भी नहीं आज। महेश बोला, ठीक है चलो। हम तीनों उठे। मैं लालटेन लेकर आगे चला, महेश पीछे। बीच में चल रहा था किशोर, या जो भी वो था। जब हम रास्ते में थे, महेश ने धीरे से कहा, अरे भान, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। किशोर का पैर देखे तू? मैंने मुड़कर नीचे देखा। उसके दोनों पैर कीचड़ में तो थे, लेकिन एक पैर उल्टा पड़ा था, एड़ी आगे, पंजा पीछे, और वो वैसे ही आराम से चल रहा था, बिना लंगड़ाए। मैं एकदम रुक गया। मैंने पुकारा, वो मुड़ा, लेकिन उसकी गर्दन नॉर्मल इंसान जैसी नहीं मुड़ी, पूरा धड़ ही साथ घुमाया।
और फिर उसने कहा, क्यों रुके? मुझे चलो ना घर, बहुत बातें करनी है तुम दोनों से।
वो बोला। नीचे खींच लिया था किसी ने, लेकिन अब सब ठीक है। उसकी आवाज में भी कुछ अलग था, जैसे कोई रट रहा हो, बोल नहीं रहा। महेश तो वैसे ही सीधा नदी के किनारे आवाजें लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार हमें हार माननी पड़ी और हम तीन ही वापस श्योपुर लौटे। श्योपुर में मातम छा गया। सबने कहा भाग ले गया होगा। बाक उस समय सिर्फ एक नाम था जिसे दादी नानी की कहानियों में सुनते थे कि वो नदी में रहता है और जो मछली मांगता है अगर ना दो तो इंसान को ले जाता है। पर अगली सुबह अजय खुद अपने घर के सामने खड़ा मिला। कपड़े भीगे हुए थे, आंखें एकदम सूनी और मुंह पर मुस्कान। सब हैरान थे, खुश भी हुए। मां ने उसे गले लगाया, बाप ने सिर सहलाया, पर मैं उसे देख के कांप गया, क्योंकि जब वो मेरी तरफ मुड़ा तो उसके पीछे साया नहीं था, सिर्फ धूप थी और एक खाली जगह, जैसे उसकी आत्मा पीछे छूट गई हो। तेरे लिए वो दिन अब बस एक कहानी बन के रह गए हैं, लेकिन तेरे लिए जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि जो मैंने देखा वो सिर्फ एक खौफनाक पल नहीं था, बल्कि वो मेरे श्योपुर की कहानी को हमेशा के लिए बदल गया। पानी में जो तैरता है वो सिर्फ मछलियां नहीं होती, वो हमारी रूहें भी ले जाता है। वो सुबह जब अजय घर लौटा, उसकी आंखों में जो खामोशी थी वही सबसे डरावनी बात थी। हमें लगा कि शायद वो थक कर चुप है, क्योंकि एक दिन से ज्यादा पानी में रहना। तब हम इतने बड़े नहीं थे कि समझ सके, लेकिन कुछ तो था जो बदल चुका था। सारे श्योपुर वाले खुश थे कि अजय वापस आ गया, लेकिन मैं और राकेश, हम दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। शाम होते ही मैं और राकेश उसे खेतों में खोजने गए। वो वहां खड़ा था, एक पेड़ के नीचे सर झुकाकर कुछ बड़बड़ाता हुआ। क्या कर रहे हो अजय? मैंने पूछा। अजय ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें नहीं झपकी। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में जैसे कुछ था ही नहीं। क्या बात है? राकेश ने डरते हुए पूछा। वो बस मुस्कुराया और बोला, बस देख रहा था, तुम लोग आओ तो ठीक से देख सके। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी वो मुस्कान, वो कुछ ऐसा था जो असामान्य था। उसकी हंसी जैसे गहरी खूह में गूंज रही हो। एक अजीब सी खौफनाक खामोशी थी जो उन शब्दों के बीच उभर रही थी। फिर वो अगला दिन आया। अब श्योपुर में एक नई अफवाह फैलने लगी थी। अजय के साथ कुछ अजीब हो गया था। वो हर वक्त अकेला रहता और सुबह शाम नदी की तरफ जाता था, सिर्फ काली धारा नदी को निहारने के लिए। एक दिन जब हम तीनों फिर से नदी के पास थे, हमने देखा अजय पानी में खड़ा था, कांटे को लेकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस बार वो पानी से मछली नहीं निकाल रहा था, बल्कि जैसे वो उसमें डूबने की कोशिश कर रहा था। अजय, क्या कर रहे हो? मैंने डरते हुए कहा। उसने फिर से एक हंसी दी जो किसी इंसान की हंसी नहीं थी। बस मुझे चाहिए एक और मछली, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कुछ बदल चुकी थी, जैसे गहरी कटी हुई। रात को हमसे नहीं रहा गया। हम श्योपुर के बुजुर्गों के पास गए ताकि कुछ जवाब मिल सके कि ये सब क्या हो रहा है। वहां एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अजय को पानी ने पकड़ लिया है? वो हमें बताने लगी, अरे बाप रहे, तुम लोग तो बहुत लेट आ गए हो। ये बाघ का काम है बेटा। जो पानी में उतरता है वो सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ता, वो अपनी आत्मा छोड़ देता है और बाघ उसको निगल जाता है। हम अब डर गए थे। हमने फिर से अजय से बात की, लेकिन वो अब अजीब तरीके से हमें टालता था। वो कोई और ही था। उसकी आंखों में अब तक कुछ था ही नहीं। एक दिन अजय अचानक हमें पानी में डूबते हुए दिखा। अजय! हम चीख पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हम पानी में उतरे, अजय फिर से नदी में गायब हो चुका था। बस वही आवाजें, वही अजीब सी हंसी। अब हमें समझ में आ गया था, अजय को बाघ ने अपने अंदर समेट लिया था। अजय अब हमारे साथ नहीं था, लेकिन श्योपुर के अंदर कुछ और बदल रहा था। उसकी परछाई कहीं ना कहीं अब हम सबके भीतर थी। तेरे लिए ये सब केवल कहानी लग सकती है बेटा, लेकिन जो मैं तुझे बता रहा हूं वो सिर्फ मेरे लिए बल्कि श्योपुर के लिए भी एक सच्चाई बन चुकी थी। यहां जो हुआ था उसे हम कभी भूल नहीं सकते। बाघ, उस नदी की जान, अब हमारे बीच था, पर हम ना पहचान पाए थे। अजय की गुमशुदगी के बाद हम तीनों, मैं, राकेश और प्रमोद, बहुत डरे हुए थे। लेकिन श्योपुर वालों ने हमारे डर को समझने का वक्त नहीं दिया। श्योपुर में हर कोई शांति से अपने काम में लगा था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था।
हम सब में एक अनकहा डर फैलने लगा था। रात के वक्त जब चांद की रोशनी शिवपुर में फैलती, हमें किसी की हलचल सुनाई देती। हर कोई सोने की कोशिश करता, लेकिन रात भर दरवाजे पर कदमों की आवाज आती रहती, हमेशा वही कांपते हुए कदम। एक दिन प्रमोद ने कहा, अब नहीं हो सकता शिबू, हमें नदी के पास जाना होगा, अब कुछ कर ही सकते हैं। हम तीनों की योजना थी कि हम सीधे कालीधारा नदी के उस किनारे जाएंगे जहां अजय को आखिरी बार देखा गया था। हमने सोचा कि नदी का रहस्य सुलझाना ही होगा। रात के अंधेरे में हम नदी के पास पहुंचे। वहां गहरा सन्नाटा था, सिर्फ नदी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दे रही थी। बात तब और अजीब हो गई जब हम वहां पहुंचे। राकेश ने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो चिल्लाया, देखो ये क्या है। हमने देखा नदी में अजय का चेहरा, जो पानी के भीतर से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर एक काली परछाई थी। अजय, मैंने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई रुकावट नहीं थी। उसकी आंखों से जैसे कुछ और निकलने लगा, कुछ काले धुएं की तरह। वो धुआं उस जलते चेहरे से निकलकर हवा में फैल गया और फिर वही खौफनाक हंसी सुनाई दी जो हम सब ने पहले सुनी थी। अब तक हम समझ गए थे कि अजय अब हम में से नहीं था, वो बाग का हिस्सा बन चुका था। हम तीनों घबराए हुए थे, लेकिन डर के बावजूद हम रुक नहीं पाए। हम पानी में उतरे और अजय के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब गए, हमारी आंखों के सामने पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। आखिरकार हम समझ ही गए थे कि अजय के साथ कुछ और भी था। वो अब सिर्फ अजय नहीं था, वो बाघ था, एक राक्षसी रूप धारण कर चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो बाघ की आवाज थी, जो गहरी, खौफनाक और विचलित करने वाली थी। हमने पल भर के लिए पीछे हटने का सोचा, लेकिन तभी एक अजीब से साया हमारे ऊपर गिरा। उस साये की छाया में जैसे बाघ का चेहरा हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे। जब हम भागने लगे तो हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो पता चला हमारे साथ वही साया था जो हमारे साथ अब हमेशा रहेगा। अब मैं तुझे और भी कुछ बताने वाला हूं बेटा। जो हमने देखा वो सिर्फ सपना नहीं था, वो किसी भूतिया दुनिया का सच था। बाघ अब हमारे बीच था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हमसे खेलने की शुरुआत कर चुका था। तू सोच भी नहीं सकता कि बाघ हमें किस तरह से छेड़ने आया था। हमारे शिवपुर में अब सब कुछ बदल चुका था। रातों को हम बाहर निकलते तो एक अजीब सा सन्नाटा हमारे चारों ओर फैल जाता। हमारे कदम हमेशा डर से कांपते हुए बढ़ते थे, जैसे हमारे साथ कोई छाया हो जो हमारी हर हरकत को देख रहा हो। अब हम दिन में भी डरने लगे थे, क्योंकि कुछ ऐसा था जो हमें नजर आ रहा था, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते थे। वो रात हम तीनों नदी के पास पहुंचे और फिर वही पुराना खौफनाक सन्नाटा हम पर भारी होने लगा। इस बार राकेश ने कहा, शिबू, हम अगर अब भी ना भागे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने फैसला किया कि अब हमें नदी के उस पार जाना ही होगा। हमारी आंखों के सामने अचानक एक कटा हुआ चेहरा उभरा, जो अजय का चेहरा नहीं था, वो कुछ और था। उसका चेहरा पूरी तरह से, उसकी हंसी अब पूरी तरह से हमारी आत्माओं में समा चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा, और उसके शब्दों ने जैसे हमारे दिल को थाम लिया। उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। हमारी आंखों के सामने कुछ और छाया उभरी। अब बाघ ने हमें एक अजीब सी स्थिति में फंसा लिया था। हम तीनों धीरे धीरे पानी की ओर खींचे जा रहे थे। ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक जाल था जिसमें हमें समा लिया गया था। अब हम पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम पानी में डूबने लगे, हमने देखा वो जो कुछ और था अब वो एक आकार लेने लगा, एक घिनौना राक्षसी आकार। उसका आकार बढ़ने लगा जैसे वो किसी भूतिया जल प्रवृत्ति से बन गया हो। उसका चेहरा अब पूरी तरह से अलग था। आखिरकार हम समझ पाए कि बाघ अब किसी इंसान की तरह नहीं दिखता था। वो राक्षसी रूप में हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हमारी आंखों के सामने वो विशालकाय रूप में आ गया। वो अब हमें निगलने के लिए तैयार था। लेकिन ठीक उसी समय हमने पलटकर किसी जादुई शब्दों का उच्चारण किया, वो शब्द जो हमने बहुत पहले कभी सुने थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो असंभव था। तभी अचानक वो राक्षसी रूप फीका पड़ने लगा और बाघ की पूरी शक्ल बदलने लगी। हम अब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो फिर से आदमी के रूप में लौट आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसकी हंसी सभी कुछ डरावने और असामान्य थे। अब वो अजय नहीं था, वो बाघ था जो हमारी आत्माओं को छीनने आया था। अब हमें समझ में आ गया कि बाघ सिर्फ हमें डरा नहीं रहा था,
वो हमें अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा था। तू जानता है बेटा, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमारी सोच से बाहर होती हैं। बाघ से जूझते हुए हमने जो देखा वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमने सोचा था कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बाघ ने अपनी पकड़ मजबूत की, उससे लगता था कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही हम नदी के बीच में खड़े थे, बाघ फिर से हमारे सामने आया। इस बार उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं थी, वो पहले से और भी भयानक हो चुका था। उसके चेहरे पर कोई भी इंसानियत नहीं बची थी, बस एक राक्षसी आकार था जो हमें निगलने के लिए तैयार था। उसकी आंखें और भी डरावनी हो चुकी थीं और उसकी हंसी अब एक खौफनाक ध्वनि में बदल चुकी थी। लेकिन हम डर के बजाय लड़ने का इरादा कर चुके थे। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस ताकत को हराने का फैसला किया। अब नहीं भागेंगे, मैंने कहा। हमने एक साथ अपने भीतर की हिम्मत जुटाई और नदी की गहराई में उतरने का फैसला किया। बाघ की शक्ति जितनी डरावनी थी, उतनी ही घातक भी, लेकिन हमारे पास अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही हम नदी के और करीब पहुंचे, वो एक अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगा। हमारी समझ में आया कि वो अंधेरे से अपनी पूरी ताकत जुटा रहा था। हमने एक दूसरे से कहा, हमें उसकी आत्मा को पकड़ना होगा। हमने वही शब्द दोहराए जो पहले हमें अपना असर दिखा चुके थे, और अचानक बाघ की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक झटका आया, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। अब हम समझ गए थे कि वो केवल एक भूत नहीं था, वो एक राक्षसी आत्मा थी जो सिर्फ लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। लेकिन अब हमें बाघ के असली रूप से मुकाबला करना था। हमारे शब्दों ने असर दिखाया। बाघ अब और अधिक गुस्से में था। वो हमारी तरफ बढ़ते हुए अपनी हड्डियां चटकाने की आवाज करता जा रहा था। हमारे सामने वो पूरी तरह से एक सर्प जैसी आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी दिख रही थीं और वो हमारे ऊपर झपटा जैसे कोई जानवर हमारे ऊपर कूदने वाला हो। लेकिन फिर जैसे ही हम उससे टकराए, उसकी आवाज गहरी और धीमी हो गई। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बाघ की ताकत एकदम से टूट गई। वो मुंह से फुफकारते हुए जलती हुई राख में बदलने लगा। उसका रूप और उसकी सारी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसके भूतिया साहब भी अब हमें छोड़ चुके थे। जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो हमें समझ में आ गया कि हम जितनी बार भी उस राक्षस से जूझने की कोशिश करते, वो उतनी ही ताकत से वापस आता था। लेकिन इस बार उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अजय अब हमें छोड़कर जा चुका था। बाघ ने हमें अपनी पूरी शैतानी ताकत दिखा दी थी, लेकिन अब बाघ का खेल खत्म हो चुका था। वो राख में बदल चुका था और अब वो हमारे बीच नहीं था। बेटा, मैं आज भी उसी नदी के पास जाता हूँ, लेकिन अब वहां वो खौफ नहीं रहता। अजय की आत्मा अब शांति से सो रही है। बाघ की कहानी अब सिर्फ एक भूतिया कहानी बनकर रह गई है।